इसमें एक चीज बता दूं, जो सरकार का कैलकुलेशन है उसमें से ये है कि 12% जिस जिस आइटम पे टैक्स लगता था उसमें से 99% आइटम जो है 5% में आ जाएंगे, और 5% जिस पे लगता था उसमें से 90% आइटम जो है वो 0% पे आ जाएंगे, यानी उसमें नहीं लगेगा। और 28% वाले करीब 90% प्रोडक्ट जो है 18% स्लैब में आ जाएंगे। ये एक कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया। खैर, ये एक है, इसी वजह से चूंकि मामला पेचीदा है, राज्यों के बीच सलाह मशविरा का दौर अभी भी जारी है कई घंटों के वजह के दौर में। लेकिन एक जो अच्छी बात निकल कर आई है सुमित दत्त मजूमदार साहब, वो ये कि राज्य रेट रेशनलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, आम लोगों को राहत देने का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब आपने जीएसटी की संकल्पना की थी, जब आप थे यहाँ पे, तो वो वाकई अब साकार होने जा रहा है? वाकई गुड एंड सिंपल के साथ साथ लोगों को राहत देने वाला टैक्स सिस्टम होने जा रहा है? हाँ, मैं जो 2-3 बातें करने चाहता हूँ इस मामला में कि जो पहले जो है हमारा इकोनॉमी का जो एम्प्लॉयमेंट का मामला है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है स्मॉल सेक्टर एंड मीडियम सेक्टर, मेनली स्मॉल सेक्टर। तो लेकिन इसलिए जो कुछ कंसेशन देकर भी उठा के ले लिया, जैसे कि बोला है कि अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करें तो आपका वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, थ्रेशोल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें बहुत मार खा गई स्मॉल सेक्टर। गुड़गांव से मायापुरी भेजेंगे तो उनका इंटरस्टेट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये इलॉजिकल है। अच्छा, दूसरा बात है, जब देखा बोला कि जब जो जीएसटी पेमेंट कर रहा है तब, लेकिन जो जिसमें पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो पे कर रहा है उनको ऑन बिहाफ ऑफ जो पे नहीं कर पा रहा है उसके लिए, सो उसके नो नेचुरली अभी अगर आप बोले जो आप उनका भी दो तो वो उनको बोलेगा कि भाई तुम्हारे साथ और कारोबार करना मेरा संभव नहीं है, तो अगर तुम ये ले लो, नंबर ले लो एंड जीएसटी पेमेंट करो, नहीं तो दूसरा लिख दो। इस सब जो है थोड़ा बहुत जो ईचेस है जो अंग्रेजी में कहता है, तो आने से क्यों इतना बढ़िया सुंदर टैक्स आ रहा है, अरे छोटे एंड सारे जो बाकी जो देश जो है ये पूरा विश्व में, यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन जनरली हम लोगों ने देखा है कि 80 लाख से 1 करोड़ होता था। इवन अपना घर में जो सेंट्रल एक्साइज एग्जेम्पशन था स्मॉल साइज के लिए, इधर तो 1.5 करोड़ का था, तो वहां से 1 करोड़ से सब इतना नीचे ले आया थ्रेशोल्ड। तो इसलिए ये एक राहत मिल सकता है स्मॉल स्केल के लिए, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। ऐसे छोटा मोटा 1-2 बार भी निकल सकता है। तो मैं जो ओवरऑल जो देख रहा हूँ, मैं अभी जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है एंड उसमें कंपेंसेशन का भी मैं ज्यादा अभी नहीं देख रहा हूँ। पहले जब शुरू हुआ था तब बहुत उद्वेग था मेरा कि वो कैसे संभालेगा इतना, लेकिन धीरे धीरे अब जो एक्सपीरियंस होता है उसमें से जो सीखा है, मेरे ख्याल पे अभी जो आने वाला का प्रॉब्लम है ये बहुत ही छोटा है, वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने एक और चीज कही कि जो बहुत सारे तकनीकी दिक्कतें थी, उलझने थे, उसको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इसमें से एक जो सबसे बड़ा पेंच फंस रहा था वो था इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के। हर आम आदमी से जुड़ा हुआ था इंश्योरेंस सेक्टर। लोगों को जब लगा कि अच्छा इंश्योरेंस के प्रीमियम पे, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी हमें जीएसटी देना पड़ रहा है क्या, तो बड़ा बवाल मचा था। इस पे काफी डिटेल डेलिब्रेशन हुआ। मैं MS मणि साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट नजीब शाह साहब आपसे लूं कि इसमें तकनीकी चीज समझना चाहता हूं। जो प्रपोजल है फाइनल, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यूनियन के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है और शायद जीएसटी काउंसिल में इस पर मुहर भी लग जाए, वो है कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और री इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होगी वो, और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और री इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होगी वो, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन एक जो चिंता इंडस्ट्री जता रही थी कि अगर आप जीएसटी हटा देंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम कैसे अवेल करेंगे। तो जब री इंश्योरेंस की बात जोड़ी जा रही है तो क्या माना जाए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो मामला था वो अब दूर हो गया है कि नहीं, अभी भी ये टेंशन है? नजीब शाह साहब। टेंशन तो जरूर रहेगा जब जीरो जैसे एग्जाम पूरा कर देते हैं आप, आगे जो इनपुट इसमें सर्विस सप्लाई में जो इस्तेमाल किए गए हैं उस पर टैक्स तो लगा हुआ है, वो टैक्स तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। दैट्स डेफिनेटली एन इश्यू। सो आइडियली कंप्लीट एग्जेम्पशन कहीं भी नहीं देना चाहिए। इट शुड बी, सम रेट शुड बी देयर
विच इज व्हाट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज, जो जिसकी मांग है कि कुछ तो रेट रखें आप, भले 5% रखें लेकिन कुछ रेट रखें ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम ले पाएंगे, एंड वरना वो हैंग करेगा, एंड देयर अ कॉम्प्लिकेटेड रिफंड प्रोसेस। अगर वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो भी बात बढ़ सकती है आगे। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर एग्जेम्पशन चाहती थी, रिडक्शन चाहती थी, अब जब मिल गया तो दूसरी दिक्कतें आप बता रहे हैं अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जो है इट्स अ प्रॉब्लम। हालांकि ये था कि इंश्योरेंस कंपनियां हमेशा से कह रही थी कि आप पूरी तरह से जीएसटी हटा देंगे तो कंज्यूमर को उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि उनको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा आईटीसी का, तो हम फिर उसको कंज्यूमर पे पास ऑन करेंगे। एमएस मणि साहब, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि एक केस हमने देख रखा है सैनिटरी नैपकिन वाले इशू में, आपको याद होगा कि हम लोग हिंदी में कहावत है ना, चौबे गए छब्बे बने दूबे बन के चले आए, वो स्थिति हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी, मैं दो वक्तव्य प्रेजेंट करना चाहता हूं इंश्योरेंस में आने के पहले। पहली बात यह है कि जब हम सेस की बात करते हैं या स्टेट्स के रेवेन्यू लॉस की बात करते हैं, हम ये भूल जा रहे हैं कि इसमें बिजनेस इंटरेस्ट कहां से आ रहा है। जितने बिजनेसेस हैं जो इंपैक्टेड हैं 28% रेट से या सेस की वजह से, उनके बारे में शायद सफिशिएंट चर्चा नहीं हो रही है कि उनको क्या लग रहा है। सेस की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त ये प्रॉमिस था कि ये सेस एक टेम्पररी पीरियड ऑफ 5 इयर्स के लिए लागू है और उसके बाद में इसको एबॉलिश किया जाएगा। उसको किसी प्रकार से एक्सटेंड करने की चर्चा हुई नहीं थी, और कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट भी जो पार्लियामेंट में पास की थी वो 5 साल की थी। अब अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से उसको एक्सटेंड करना पड़ा और उसको लेके जाना पड़ा आगे तक। तो आज की तारीख में जो इंपैक्टेड बिजनेस है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, लीजिंग कंपनीज वगैरह हैं, जो सेस से प्रभावित हैं, मेरे हिसाब से किसी भी हालत में इसको अभी एक्सटेंड करना स्टेट की फाइनेंसेस की वजह से या और कोई फिस्कल रीजन से विल बी वेरी वेरी अनफेयर टू बिजनेस। और बिजनेस का डायमेंशन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग हैं जो जीएसटी का पैसा भर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है कि 2019 में जब जीएसटी रेट्स काफी हद तक कम हुई थी, काफी रेट रैशनलाइजेशन हुई थी उस वक्त, और बहुत से प्रोडक्ट्स 28 से 18 में आ गए थे और कुछ प्रोडक्ट्स 18 से 12 में भी आ गए थे। उसके बाद में कलेक्शंस की भरपूर इंक्रीज हुई। मेरा मेमोरी ये कहता है कि उस वक्त ये ट्रांजिशन पीरियड कितने दिन का था? करीब 70,000 करोड़ थे, जो आज की तारीख में करीबन 1,90,000 करोड़ के तक आ गए हैं। तो रेट रिडक्शन की वजह से नहीं, ये ट्रांजिशन पीरियड क्या था? ये जो 2019 वाला एग्जांपल दे रहे हैं, तो ट्रांजिशन पीरियड क्या था? जब से टैक्स घटाया गया था उससे टैक्स कलेक्शन में कितने समय का अंतर पड़ा था? मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने तक रेवेन्यू की प्रेशर थी उस वक्त, जो मार्जिनल कम हो गई थी और उसके बाद बढ़ने लगी थी। पर इसका हम आंकड़ा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद में मार्च 20 में कोविड की पीरियड शुरू हो गई थी, इसलिए इसमें लंबा ट्रांजिशन नहीं हो पाया। और किस हद तक जो कंजम्पशन ड्रॉप हुआ वो रेट की वजह से हुआ है, कोविड की वजह से हुआ, इसका आंकलन नहीं कर सकते हम। जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो डेफिनेटली जो इंश्योरेंस के ऊपर रिडक्शन आएगी रेट की, उसको डेफिनेटली पास ऑन करेगी कस्टमर तक। ये उनका इरादा है, ये उनका मकसद है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ हद तक वो एंटायर अमाउंट जो कम होगी उसको शायद पास ऑन नहीं कर पाएंगे, उनको प्रोडक्ट प्राइसिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। पर उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेगुलेटर हैं IRDA, और IRDA भी वाकिफ हैं जीएसटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, जिससे कंज्यूमर तक पूरा बेनिफिट पहुंचे। इसलिए इंश्योरेंस में मैं ये समझता हूं कि जितना हद तक मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो रेट रिडक्शंस का बेनिफिट रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनीज कंज्यूमर को पास ऑन करेगी, क्योंकि इसका मकसद है इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज करना। इंडिया की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आज की तारीख में 1% या 1.1% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 4% की है। तो अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और सारी इंश्योरेंस कंपनीज की कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम हद तक जो रिडक्शन है वो कस्टमर्स को पास ऑन कर दे।